हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। इसे हम लोग चुनाव आयोग भी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चुनाव के समय में अगर इससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, इससे 100% जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन 100% फंसने के चांसेस हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड किया है, वो टेस्ट आप जरूर देख लीजिएगा ताकि जो है आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको ये पता चल सके कि आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत के संविधान है उसमें कुछ संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं जिनका उल्लेख मिलता है। पहला तो बात करते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग केक भी कहते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। बात करें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग। इन्हीं में से एक संस्था है हमारी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है। तो आज हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इसका गठन कब हुआ था, आखिर इसकी संरचना क्या है और इसके कार्य क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही जो पढ़ेंगे हम लोग ईवीएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीपैट जो कि अभी करंट का टॉपिक है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। बात करें प्रॉक्सी वोट, प्रॉक्सी वोट क्या होता है जानेंगे, और नोटा क्या है। तो ये काफ़ी जो है आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके गठन के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करें कि जो संविधान का भाग 15 है उसके अनुच्छेद 324 या 329 में इसका प्रावधान है। अधिकतर जो भी आए 324 आए या 329 आए तो आप जो है आंसर लगा देना। ठीक है, टिक लगा देना, कोई भी दोनों में से एक तो आएगा। बात करें अगले बारे में कि आखिर जो ये जो निर्वाचित पद्धति है इसकी, ये आखिर निर्वाचन पद्धति यानी कि जो इलेक्शन की जो कमीशन है इसकी पद्धति कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ओके। जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इनका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है वो निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। अब निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने के लिए क्या किया गया? इसका आयोग का गठन किया गया। वो कब किया गया था? 25 जनवरी 1951 को हुआ था। भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुआ था। इन दोनों में से कोई भी सन आए आप उस पर टिक लगा सकते हो क्योंकि कई बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अगर कभी बार आता है आपके एग्जाम में ऑप्शन, तो अगर 1991 या 51 आ रहा है तो आप उसमें 1951 लगा देना, या उसमें 1952 आ रहा है तो आप 1952 लगा देना। दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है। बात करें जो 25 जनवरी को है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो पहले जो हमारी मतलब कि निर्वाचन आयोग हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन, वो एक सदस्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक सदस्य हुआ करता था और उसमें एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में 1953 के बाद, ठीक है, 1953 के बाद इसकी कुछ व्यवस्था है वो चेंज हो गई और ये क्या हो गई, ये इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है वो त्रिसदस्यीय हो गई। ठीक है, जिसमें जो है एक होता है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पहले एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, परंतु जो 1993 के बाद क्या हो गया, ये त्रिसदस्यीय हो गया जिसमें 3 सदस्य प्रमुख होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। आखिर जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। और फ्रेंड्स, अगर उसकी आयु 65 वर्ष तक हो जाती है, ठीक है, उसके कार्यकाल के भीतर अगर 65 वर्ष की भी आयु वो क्रॉस कर लेता है तो भी वो क्या होता है, अपने पद त्याग देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसकी सैलरी रहती है वो सैलरी कितनी रहती है। इसकी सैलरी रहती है कितनी? 2.5 लाख। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी रहती है? 2.5 लाख रुपए महीना।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी बढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने जो पुरानी वीडियो डली हुई यूट्यूब में तो उसमें 90,000 कुछ करीब बताया, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो 2.5 लाख रुपए महीना है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो किसके बराबर रहती है, ये जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनके बराबर रहती है, ठीक है। अब इनको जो पैसा ये कहाँ से मिलता है, जो भारत की एक संचित निधि है ना, भारत की संचित निधि से ही क्या मिलता है, इनको सैलरी प्राप्त होती है। अब कंफ्यूजन आपके सामने आ रहा होगा कि ये संचित निधि क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करवा दूं, जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रहता है, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, तो ये जो रहता है केंद्र में रहता है सारा टैक्स, और केंद्र डिसाइड करता है कि जो टैक्स का जो है बंटवारा किस किस को देना है। तो ये केंद्र सारा जो बंटवारा है वो राज्यों को दे देती है, ठीक है, अलग अलग राज्यों को दे देती है। फिर जो टैक्स बचता है, जो टैक्स से इनकम बचती है, उस इनकम को क्या कहा जाता है, संचित निधि कहा जाता है। और उसी निधि से निकाल के क्या जाता है, इनको क्या सैलरी दी जाती है, ठीक है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आखिर इसके बारे में बात करें कि इसकी शपथ के बारे में हमें संविधान की कौन सी अनुसूची में बताया गया है। तो अनुसूची 3 जो है इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जो 3 है वो हमें शपथ के बारे में बताता है। इसको मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था, बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई थी। एक छोटी सी मैंने अपने सपने की कहानी बताई थी आपको और उसको आसानी से याद करवा दिया था। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बात करें जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। और जो वर्तमान में 23वें जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा का नाम पूछा जाता है, ठीक है। ये कौन से हैं, 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, अब इनका कार्यकाल क्या रहेगा, कार्यकाल भी आप ध्यान रख लीजिए। ये 2 दिसंबर 2018 में इनका जो है पद में बैठे थे, और जो 2021 है ना, 2021 तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक पॉइंट आता है कि देश की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार महिला मताधिकार 1926 को प्राप्त हुआ था। पहला मताधिकार मतलब कि जो महिलाओं ने जो वोट डालने की जो शुरुआत करी थी वो कब करी थी, 1926 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि जो इसका कार्य है, आखिर निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और जितने भी चुनाव है ना उनका चुनाव करवाना, चुनाव की डेट फिक्स करना, चुनावी खर्चों की निगरानी करना, आचार संहिता लगाना, पालन करना व निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना व चुनाव चित्रों का आवंटन करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके कार्य हैं। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आचार संहिता अभी लगी रहती है, अक्सर आप सुनते होंगे उसके नाम में, वो निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स बात करें जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त थे, भारतीय निर्वाचन आयुक्त ने वर्ष 2010 में स्वर्ण जयंती बनाई थी अपनी, ठीक है, वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती बनाई थी। ओके, बात करें जो पहले निर्वाचन आयुक्त था उस समय, मतलब कि जो चुनाव हुआ करता था उस समय जो किसी की भी मतदाता की जो आयु होती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1988, तब क्या हुआ, जो मतदाता की उम्र कर दी गई वो 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और इसे लागू कब कर दिया गया, 1989 में से लागू कर दिया गया। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं ईवीएम के बारे में। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके जो उंगली है उसमें क्या करते हैं, एक इंक लगाते हैं, ठीक है। तो वो इंक कौन सी होती है, उस इंक का नाम ध्यान रखना, उस इंक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। मैं लिख देता हूँ क्या नाम था उस इंक का, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ईवीएम, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। बात करें जो इस मशीन है, इस मशीन में 2 यूनिट होती हैं, एक तो होती है मतदाता अधिकारी के पास और एक होती है कंपार्टमेंट के अंदर जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है। बात करें जो इस मशीन में 303,480 वोट जो है वो दर्ज हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो क्या होता है, जो हर मतदाता केंद्र पर क्या होता है, 1500 लोग ही वोट देते हैं, उस लगभग इतना ही, ठीक है। पूरे वोट है 3000, कोई वोट नहीं देता है। बात करें जो ईवीएम है, एक ईवीएम में कम से कम 16 उम्मीदवारों को जोड़ा जाता है, मतलब कि 16 पार्टियां होगी ना,
जितने भी 16 पार्टी अलग अलग चिन्ह हैं उनको जोड़ा जा सकता है। और अगर इससे ज़्यादा भी जोड़ना रहता है तो और मशीन भी इससे कनेक्ट हो सकती हैं, और ऐसे लगभग 4 मशीन है जो ईवीएम की कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बात करें इसमें 1 मिनट में कम से कम 5 वोट ही डाले जा सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में सिर्फ 5 वोट ही डाले जा सकते हैं। इसको यूज़ करने वाला जो पहला राज्य था वो केरल था 1982 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और 1998 में एमपी के 5 और राजस्थान के 5 और दिल्ली की 6 विधानसभाओं में क्या किया गया था, ईवीएम का यूज़ किया गया था। पहले तो बॉक्स वगैरह और पर्ची में हुआ करते थे। बात करें जो संपूर्ण चुनाव हुआ था, संपूर्ण चुनाव ईवीएम से जो हुआ था वो गोवा में हुआ था 1999 1998 में हुआ था। ठीक है, दोनों में से कुछ भी है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, आप समझ लेना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वीवीपैट। आखिर क्या है वीवीपैट? तो सबसे पहले तो इसका फुल नेम जान लेते हैं। इसका फुल नेम है कि वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको अधिकतर चांसेस है कि इसका जो है फुल फॉर्म पूछ ले। इसके जरिए वोट की दोहरी जांच की जा सकती है। 60 सेकंड तक इसमें क्या करती है, एक पर्ची दिखती है। आपने जब वोट डाला होगा तो आपको ये साइड में दिखती है। तो जो पर्ची है ना, पर्ची उससे के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि हमने जो वोट डाला है वो किसको गया है। अगर कभी चांस होता है कि कोई भी मतलब कि जो हमारा ईवीएम है वो फेल हो जाए तो ये पर्ची के माध्यम से दोबारा क्या दोहरी जांच की जा सकती है इसकी। ठीक है, 60 सेकंड तक रहती है। सबसे पहले उसे जो लागू किया गया था, मतलब कि इसको यूज़ किया गया था, वो नागालैंड के चुनाव में किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बात करें प्रॉक्सी वोट क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट ये है अपना प्रतिनिधित्व। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो प्रतिनिधित्व है वो आपके नाम पर जो है वोट डाल सकता है। जैसे कि आपका जो मतलब कि आपके घर वाला या आपके परिवार का कोई है तो वो विदेश में रह रहा है, अब वो विदेश से यहाँ पर आ नहीं सकता, लेकिन आप उसके नाम पर वोट डाल सकते हो। ठीक है, इसी को प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे 3 करोड़ से ज़्यादा जो है प्रवासी भारतीय जो है वो विदेशों में रह रहे हैं। अब वो वोट कैसे डालेंगे, तो वो प्रॉक्सी वोट के कारण ही अपना वोट डालते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु अभी ये जो है लागू नहीं हुआ है। इसका जो बिल है वो लोकसभा में अभी चल रहा है। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी चल रहा है। तो ये क्या है, अभी घूम रहा है, अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अभी उन लोग को भारत से बाहर लोग जो रह रहे हैं उनको वोट डालने के लिए भारत में ही आना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नोटा के बारे में। नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, ये जो चर्चा में आप सभी लोग जानते हैं, नोटा मतलब एक तरीके से ये है कि आप किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हो, आपको किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है, तो आप नोटा में जाके दबा सकते हो। इसका उद्देश्य सिर्फ केवल सरकार का ये था कि अभी भी हमारे भारत में सिर्फ 60% जो है वो वोट होते हैं, 40% लोग जो है वोट नहीं करते हैं। तो इसका लाने का मतलब ये था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अब जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो है नोटा पर वोट लगा रहे हैं। और जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश जो राज्य हुआ था उसमें मैं जो एमपी मतलब कि बीजेपी का हारने का कारण भी नोटा ही था, तो इसलिए ये विवाद में भी है। तो इसको आप ध्यान रखना, नोटा नॉन ऑफ द एबव। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और मुझे तो आता ही है, मैंने तो पूरा लेक्चर बनाया, तो मैं तो आसानी से कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो है लेक्चर को अच्छे से सुना है या नहीं सुना है? अगर अच्छे से सुना है तो आप कमेंट जरूर करोगे। चलिए, अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे स्वतंत्रता के बाद? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कमेंट करके। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में कौन सी जयंती मनाई थी? ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट करके। भारत में पहली बार महिला मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वयस्क कानूनी आयु कितनी होती है? तो ये आपको बताना है भैया कमेंट करके। ओके, चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? ठीक है, तो कमेंट करना। भारत में मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? ठीक,
भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और आई होप मुझे नहीं लगता कि आपको ये कठिन लगेंगे। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और जो ट्रिकी वाली वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जितने भी रिलेटिव हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन तो बनेगा 100% चांसेस है। और अगर आप इसकी टेस्ट की और टेस्ट के क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं अलग से टेस्ट के क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं, तो उसमें मैं 50+ जो है क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा इलेक्शन कमीशन के। लेकिन जब आपकी इच्छा होगी तभी आप कमेंट करके बताओगे, तभी मैं उसको इंक्लूड करूंगा, तभी आपको बनाई जाएगा। क्योंकि आपकी तरफ से भी आना चाहिए ना, मैं अपनी मर्जी से करते रहूँगा और आपको पसंद ना आए ऐसा नहीं चलेगा। ओके, जो आप बोलोगे वही करा जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मज़े में रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।